नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनएसडीएल ई गवर्नमेंट के साइट पर ई एनपीएस कार्ड के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। बीपीएससी के थ्रू जितने भी टीचर अभी नियुक्त हुए हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो प्रान कार्ड के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म करें, यानी एनपीएस के साइट पे जाकर ई एनपीएस के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास किन किन कागजातों की ज़रूरत है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में आपको पैन कार्ड चाहिए। थर्ड नंबर में आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, और अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में आपको प्रोविजनल नहीं अपलोड करना है। जो आपको विद्यालय पदस्थापन पत्र मिला हुआ है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि विद्यालय पदस्थापन पत्र जो मिला है उसी को अपलोड करना है, प्रोविजनल वाला अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पर फोर्थ डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आप वहाँ पर बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज भी अपलोड कर सकते हैं। ये 4 आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट चीज़ चाहिए वो आपका एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इन 4-5 चीज़ों को आप पहले कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एनएसडीएल के ऑफिशियल साइट पर हमें जाना होगा। उससे पहले हमें यहाँ पर गूगल क्रोम अपना खोल लेना है और उसमें सर्च करना है एनएसडीएल का ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये हमारा एनएसडीएल का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है enps.nsdl.com। तो यहाँ से इस साइट से आप ओपन कर सकते हैं इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट का यहाँ पर होम पेज देख लीजिएगा, कुछ ऐसा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे में नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना। इस साइट पे आ जाना है और इस साइट से हमें जो फर्स्ट काम करना है वो यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर सबसे पहले हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो विंडो कुछ इस प्रकार आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर हम सेकेंड बार में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट विंडो खुल के आता है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ओटीपी ऑथेंटिकेट, ई साइन, व्यू सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विथ, और ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारा है, जैसे पैन, आधार, डिजी लॉकर। तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो करना है आधार। और यहाँ पर अकाउंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये आप बात को ध्यान में रखिएगा कि अकाउंट टाइप में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप विंडो अलर्ट के रूप में आपके डिस्प्ले पर आएगा, और यहाँ पर आपको चूज करना है ओके। ये आपका कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है ना, तो आपको यहाँ पर ओके को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। तो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। अकाउंट टाइप में आप टियर 1 डालिएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एनपीएस के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, या फिर कुछ और भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय करके रखा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, वो आपको मिलेगा कैटेगरी का, कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। वहीं जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत सारे आते हैं, जैसे स्टेट, सेंट्रल, बहुत सारे आते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके रखा है बिहार। उसके बाद आपको यहाँ पर डीडीओ बाय नेम और रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर डालना है। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने जो अपना डाला है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर डीडीओ बाय नेम यहाँ पर जो कोड है आप डालिएगा, तो सारा डिफ़ॉल्ट ये जो है ये अपने आप ले लेगा।
ये आपको टाइप नहीं करना है, ये कोड डालने से ही ये खुद पर खुद ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आधार, वर्चुअल आईडी, ऑफलाइन केवाईसी। तो आप यहाँ पर आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आधार। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर जैसे ही डालते हैं और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने से पहले आपके मोबाइल पर या फिर डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ये पॉपअप आएगा स्क्रीन, और यहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन को भरना होगा। आई हियर बाई अंडरस्टैंड, जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कंटिन्यू का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। वहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू द रजिस्टर्ड नंबर। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल में देखेंगे कि मैसेज आ चुका है, और मैसेज को आप मतलब जो भी 6 डिजिट का ओटीपी आया हुआ है उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आया है तो यहाँ पर रीजनरेट ओटीपी का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ओटीपी जब तक से नहीं आता है वेट कीजिए, और नहीं आता है थोड़ी देर बाद रीजनरेट भी कर सकते हैं। 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर नेक्स्ट विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स आ चुके हैं जो आपको एक एक करके फिल करने हैं। तो सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है टाइटल। टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है, उसमें आपको बहुत सारा श्री श्रीमती करके मिलेगा। और यहाँ पर फिर है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि आ जा रहा है यहाँ पर नेम। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, यहाँ पर एप्लीकेंट ऑफ ऑर्फन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद जेंडर में आपको सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब आप कहाँ जन्म लिए हैं वो डालना है। कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री से हैं, मतलब किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है। नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या फिर अनमैरिड हैं। यहाँ पर पैन कार्ड पे आप किसका नाम रखना चाहते हैं, फादर या मदर का, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है कि जो आपने यहाँ पर नंबर डाला है क्या वही व्हाट्सएप नंबर है। तो आप कोशिश कीजिएगा वही नंबर डालने के लिए जो आपका व्हाट्सएप पर हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर फादर का टाइटल डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का टाइटल वैसे ही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं अब इससे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे ही ये सब फिल कर लेते हैं तो नीचे पर यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी आपको डालना है। तो मैं जल्दी से इन सबको फिल कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है पैन और फॉर्म 16। तो जो मैंने आपको बताया था कि पैन नंबर चाहिए ही, तो यहाँ पर पैन नंबर आपको फिल करना है। अगर पैन आपके पास नहीं है तो फिर आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले पैन के लिए अप्लाई कर लीजिए। आपका पैन यहाँ पर कुछ दिनों में ही आ जाता है। तो पैन नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। उसके आधार कार्ड का आपका जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद बाकी ये सब आपको फिल नहीं करना है। जिस पर ये स्टार मार्क है उसी को आपको भरना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको भरा हुआ आएगा। यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर कैप्चा में जो दिया हुआ है कैलकुलेशन, इसको यहाँ पर ऐड करके फिल कर लीजिए। उसके बाद जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पर देखिएगा अलर्ट का मैसेज है, और यहाँ पर जो भी है अपना सारा डिटेल्स आ जाएगा। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही कुछ करना है। यहाँ पर देखिएगा सिर्फ अपना ये मैच कर लीजिएगा डीडीओ नंबर और डीडीओ नेम सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पॉपअप विंडो आएगा एक्नॉलेजमेंट का, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपका आ गया है एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेम ऑफ सब्सक्राइबर और डेट। यहाँ पर ये
जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसको आप संभाल के रखिएगा कि ये जब भी आपका फॉर्म भरते समय बीच में फॉर्म रह जाता है या फिर इंटरनेट चला जाता है या फिर किसी तरह की त्रुटि होती है तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप लॉगिन कर पाएंगे दोबारा फॉर्म भरने के लिए। ये एक बार ही जनरेट होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक नाम रहेगा और किस डेट में आप ये रजिस्ट्रेशन किए हैं और टाइम के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड रहेगा। तो इसको आप संभाल कर रखिएगा और यहाँ से फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो में हमको यहाँ पर FATCA डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आई एम अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ US, जहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है US पर्सन के लिए, तो यहाँ पर आप नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंडिया वाले में आप क्लिक कर लीजिएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पैन नंबर जो आपने पीछे फिल किया हुआ था वो यहाँ पर आएगा और फादर्स नेम जो आपने पीछे ऑलरेडी भर चुका है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंट्स में अपना बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर में भी इंडिया आ जाएगा। बाकी सर चीज़ों का आपके पास डिटेल है तो डालिए या फिर कंपलसरी ये नहीं है। जिस पे स्टार मार्क है उसको आप ध्यान रखिएगा कि उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। डालने के बाद उसी विंडो में नीचे में आपको मिलेगा वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपका ये मोबाइल नंबर रहेगा और यहाँ पर फिर ईमेल आईडी भी रहेगा, दोनों को आपको वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर पर आप यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP मोबाइल पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा, उसको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाल देना है। आई थिंक 6 डिजिट का ये नंबर रहेगा। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से जब मोबाइल आपका वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर ईमेल आईडी पर भी टिक करेंगे और जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर OTP जो आपके मेल आईडी पर आया हुआ है वहाँ से आप अपना मेल चेक कर लीजिएगा और मेल से आप वहाँ पर फिर से 6 डिजिट का नंबर मिलेगा, उसको आप यहाँ पर फिल कीजिएगा और इसी तरह जैसे मोबाइल आपने वेरीफाई किया था, वेरीफाई ईमेल OTP का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही आप दोनों मोबाइल और ये ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके विंडो पर यहाँ पर दिखेगा कि दोनों आपका मोबाइल और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में आपको यहाँ पर देखना होगा कि सब कुछ ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा, ये आपको फिल करना ही नहीं है। ये आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस रहेगा उससे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार मैच कर लेना है कि सही है कि नहीं और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़। नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आईडी जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है। बैंक डिटेल्स और उससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स है वो जो आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर है इनकम रेंज। तो इनकम रेंज में जो भी आपकी सैलरी बन रही है 1 साल की तो उसको आपको कैलकुलेट करके डालना है। तो मैं टीचर की बात करूँ अगर PRT की तो वो लगभग 5 लाख के नीचे ही रहेगा 1 साल का। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको मिलेगा ऑप्शन, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट इफ़ एप्लीकेबल, ये यहाँ पर आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही है क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है, इसलिए आप इसको नॉट एप्लीकेबल और थर्ड में पॉलिटिकली आप एक्सपोज पर्सन हैं या नहीं, इसमें आप सिंपली नो कर दीजिएगा। एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स में मेंबरशिप नंबर या फिर PPAN नंबर इसको कहा जाता है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि इसका जानकारी मेरे पास भी नहीं है और ना ही ये कंपलसरी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर डालना है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जिस डेट में आप स्कूल में योगदान दिए होंगे या फिर किसी अदर फील्ड में आप वर्क करते हैं वहाँ पर जिस डेट में आपका योगदान हुआ है उस डेट को आप यहाँ पर फिल करेंगे और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर फिल करना है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख और अगस्त में है, 15 अगस्त है, तो आपको अगस्त का लास्ट मंथ डालना है, न कि 15 डालना है। तो यहाँ पर अगस्त का लास्ट मंथ जो होगा वो डालिएगा और मंथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ वाला है वहीं रहेगा। और ईयर की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका 1998 है तो इसमें आप 60 ऐड कर लीजिएगा, जो आपका आएगा वहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ मिलेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे।
बैंक डिटेल्स में आप यहाँ पर देखिएगा अकाउंट टाइप मिला है, तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक IFSC कोड डालेंगे, ये सारा डिटेल आपके पासबुक पर मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर IFSC कोड डालिएगा तो ये जो तीनों डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बैंक नेम, ब्रांच कहाँ का है, एड्रेस उसका क्या है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद ये पिन कोड आपको खुद से डालना है कि यहाँ पर पिन कोड उस बैंक का क्या है, किस स्टेट में वो बैंक है, किस कंट्री में वो बैंक है, ये सारा आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ आपको फिल करना है, वो है बैंक MICR कोड। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पासबुक पर ये मेंशन रहता है, तो आप यहाँ से उसको भी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट से आधार लिंक है कि नहीं, तो आपको बैंक अकाउंट से आधार लिंक करना ही होगा, ये कंपल्सरी है। उसके बाद इसको भी आप टिक कीजिएगा और नेक्स्ट में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके नेक्स्ट विंडो पर हम चले जाएंगे। नेक्स्ट विंडो पर आपको यहाँ पर स्कीम एंड नॉमिनी डिटेल्स डालना है। तो स्कीम में आप यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिफ़ॉल्ट और सेलेक्ट बाय सब्सक्राइबर। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ही करने के लिए, क्योंकि जो भी बेस्ट स्कीम होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जनरेट करके सिस्टम के द्वारा मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको यहाँ पर फिजिकली सब कुछ डालना पड़ेगा। फिजिकली के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समझिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ही करना चाहिए, और सारे लोग डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन को सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। वहाँ से आप जब स्कीम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे में ही आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अपना जो भी है, जो नॉमिनी का है वो डालना है, अपना नहीं डालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम नॉमिनी का आपको, आप किसको नॉमिनी के रूप में रखना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसका सरनेम क्या है, वो माइनर है या मेजर है। माइनर का मतलब ये हुआ कि 18 साल से कम उसका एज है, तो आप माइनर सेलेक्ट कीजिएगा नॉमिनी का। और नॉमिनी का 18 साल से प्लस एज है तो आप यहाँ पर उसका मेजर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का क्या है, नॉमिनी का एज ईयर में डालना है आपको, मंथ ये सब नहीं डालना है, सिर्फ ईयर में डालना है। नॉमिनी से आपका क्या रिलेशनशिप है वो डालना है। परसेंटेज ऑफ शेयर, आप अपने हिस्से का कितना शेयर नॉमिनी को देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको खुद के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद नॉमिनी का जो भी डिटेल्स है, एड्रेस, किस जगह से बिलोंग करता है, क्या है, कहाँ रहता है, वो सारा आपको इसमें फिल करना है, और फिल करने के बाद आगे बढ़ना है। जैसे ही फिल करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको। तो यहाँ पर जो आपको शुरू में मैंने बताया है कि पैन कार्ड, कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक, अपॉइंटमेंट लेटर और आधार कार्ड जो होना चाहिए वो यहाँ पर अब अपलोड करने को ऑप्शन मिल रहा है। तो आप उसको पहले से स्कैन करके आप सेव कर लीजिएगा, और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है स्कैन पैन कार्ड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज फाइल पे जाना होगा, और जहाँ भी आपका वो फाइल होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करना है। इसी तरह से कैंसिल चेक का यहाँ पर ऑप्शन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैंसिल चेक ही डालिएगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से नोटिस आ चुका है कि आप बैंक का फर्स्ट पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पासबुक का मतलब होगा कि पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में आपको विद्यालय पदस्थापन पत्र मिला हुआ है, उसको आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। और यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी अभी तो आपका इशू हुआ नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर अल्टरनेट के रूप में आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है बोर्ड की तरफ से, उसमें मेंशन है ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ क्या अपलोड करना है, उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और इसका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, यहाँ पर है जेपीजी में कीजिए या फिर PDF फॉर्मेट में कीजिए। और उसका जो साइज होना चाहिए वो 4 KB से लेकर 2 MB के बीच ही होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करें, और उसका मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इन चारों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर डिटेल्स मिल जाएगा। तो फोटो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो आधार कार्ड पर है वहीं बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर अपलोड ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा। आपको इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और ना ही आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर छेड़छाड़ करने के लिए, क्योंकि जो आधार कार्ड पर फोटो है वहीं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके आपको किस फाइल में वो है सिग्नेचर उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का नीचे में ऑप्शन मिलेगा, सेव पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का। जैसे ही इन दोनों को आप अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका फोटो भी दिखाई देगा, यहाँ पर साइन भी दिखाई देगा, तो समझ लीजिएगा कि वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा। डिक्लेरेशन में आप देखेंगे जो भी आपने पहले फॉर्म को फिल किया है वही सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इसको आप एक बार अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो भी आपने फिल किया है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा डिटेल्स। मैच करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गलती आपने फिल कर दिया है, यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, आप उसको दोबारा एडिट कर लीजिएगा। और नहीं तो अगर सही है तो फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में वहाँ पर आपको मैच करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में ही आपको यहाँ पर आई डिक्लेयर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप उसको क्लिक कीजिएगा और नीचे में आपको मिलता है एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। यहाँ पर आप फिजिकली उसको पाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर ईमेल के थ्रू लेना चाहते हैं। तो फिजिकली में फिर आपको डिटेल्स जो भी आप डालेंगे एड्रेस वहाँ पर जाएगा और ईमेल के थ्रू आपके ईमेल पे ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके लिए सुविधा होगी। उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आई कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा और फिर से यहाँ पर जनरेशन का डेट आएगा कि आपने किस डेट में जनरेट किया है। और फिर आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आपने फिल किया उसको डाउनलोड करने का। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप जो भी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपको मिलेगा। नेक्स्ट विंडो में आपको डिजिटल फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन मिल रहा है ओटीपी के थ्रू और ई साइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो आप यहाँ पर ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। ओटीपी पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और ईमेल पे भी आएगा मैसेज। तो आप यहाँ पर ओटीपी को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है इसको कैलकुलेट कीजिए और इसमें फिल कीजिए और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि ओटीपी आपको ईमेल और मोबाइल दोनों पर जाएगा। तो जनरेट ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ईमेल पर भी ओटीपी चला जाएगा और रजिस्टर्ड नंबर पर भी चला जाएगा। तो ईमेल आईडी पर जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पर डालिएगा। मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो 4 डिजिट का, उसको यहाँ पर फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद वापस से कैप्चा को कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर फिल कीजिए और वेरीफाई के ऑप्शन पर ओके कीजिए। अगर इन केस ओटीपी आपके मोबाइल और रजिस्टर्ड नंबर पे नहीं आया है तो रीजनरेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं तो आपके नेक्स्ट विंडो पे आपको मिलता है कि ओटीपी ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपका यहाँ पर प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप जो भी फॉर्म भरे हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिजिकल रूप में आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए अपने पास एक। तो ये हमने आज देखा कि किस तरह से एनएसडीएल के साइट पर ई प्रान के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। आई थिंक आपको ये सारी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को। कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अब आप कमेंट कीजिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका सारा डाउट क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।